नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम जिक्र करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा वीडियो है। इससे पहले मैंने आर्थिक जो नीतियाँ थी ब्रिटिश काल में, उसका प्रभाव जो भारत पर पड़ा था उसके बारे में मैंने बताया था। चरणों में उसको मैंने डिवीजन किया था उसका। आज के इस वीडियो में नीतियों के बारे में, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जिसमें हम स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे या इस्तेमरारी भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम रैयतवाड़ी और महालवाड़ी का जिक्र करेंगे, तो इनकी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, समय न गवाते हुए आइए इसकी चर्चा की जाए। भू राजस्व व्यवस्था में अगर जो आप देखेंगे प्रारंभ काल में, अगर जो आप ब्रिटिश काल में देखते हैं तो भू राजस्व व्यवस्था, जब प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर के युद्ध के बाद में, उस दौर में आप देखेंगे प्लासी के युद्ध के बाद में, तो बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश काल में आप देखें तो लगान की व्यवस्था शुरू की गई थी। लेकिन उस दौर में ये दौर कुछ ऐसा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ का जो दीवान जिसको बोलते हैं, रजा खां करके कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने क्या किया है कि जो लगान की जो दरें जो थी वो इतनी ज़्यादा कर दिया, अपने स्तर पर लगान की वसूली की। कहते हैं कि उस काल में जब बंगाल में अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने के दौरान भी आप देखेंगे तो करीब 1/3 जो लोग थे वो मर जाते हैं बंगाल में, लेकिन लगान जो थी वो पूरी की पूरी वसूल होती है। इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। आप देखिए प्रारंभ में लगान वसूली में भ्रष्टाचार का उल्लेख होता है। फर्मियर रिपोर्ट में 1/3 जनसंख्या की मौत के बाद भी पूर्ण राजस्व एकत्रित होता है। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे 72 में पंचसाला व्यवस्था लागू की गई, और उस पंचसाला व्यवस्था में ये बात कही गई कि जो उच्च बोली लगाएगा उसी को वसूली का अधिकार दे दिया जाएगा, वही क्या करेगा, वसूली देगा। लेकिन आगे चल करके फिर जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद में स्थायी बंदोबस्त का जिक्र होता है। तो स्थायी बंदोबस्त में एक लगान की दर क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई, जो आगे 10 सालों तक वही रहेगी। इसके जो कह सकते कार्नवालिस थे, 10 वर्षीय लगान व्यवस्था शुरू किया, और ये स्थायी था, मतलब कि ये हर वर्ष जो लगान वसूली की जाएगी वो स्थायी होगी। लेकिन इसमें जमींदारों का जिक्र मिलता है। जमींदार को क्या किया गया, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको क्या कर दिया जाएगी, वो उसको दे दिया गया। जिसमें अगर जो कुल आप देखेंगे तो अगर जो कुल भूमि का 11 जो लगान वसूली की जाएगी, उसका टोटल 11 भाग किए जाए तो 11 में से जो 10 भाग होंगे वो सरकार को दिए जाएंगे, और उसका 1 भाग जो होगा वो जमींदार ले लेगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो भूमि पर जो बात की जा रही थी, उनको किसानों को भूमि का जो था नहीं माना गया, वास्तविक अधिकार उनको नहीं मिला, वो बन जाते हैं जमींदार। जमींदारों की भूमि का वंशानुगत मान लिया गया, और आगे चल करके अगर जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके अगर जो 2 पुत्र हैं तो उनमें आधी आधी जमीन जो होगी वो उस क्षेत्र के जमींदार कहलाएंगे। तो इसको बोला गया स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी व्यवस्था। इसमें सूर्यास्त कानून की बात भी की गई कि एक दिन निर्धारित था कि मान लीजिए 30 तारीख को आपको लगान जमींदार को दे देना है। अगर जमींदार उस 30 तारीख की सूर्यास्त तक अगर जो लगान नहीं देगा तो उसके अगले दिन क्या होगा, उसकी जो ज़मीन है उसको नीलाम कर ली जाएगी, अर्थात उसकी जमींदारी चली जाएगी। तो ये बातें इसमें की गई, इसको सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। ये कुल जो ब्रिटिश काल का कुल क्षेत्र था उसके 19% के क्षेत्र पर ये क्या था, ये व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र थे। तो अब देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये लगाई गई थी व्यवस्था। तो याद रखिएगा इसको। लेकिन आगे चल करके एक दूसरी व्यवस्था आती जिसको बोला गया रैयतवाड़ी। रैयत मतलब किसान, रैयत तो कहने का मतलब ये कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। तो इसको जो जन्मदाता थे वो कर्नल लीड और थॉमस मुनरो थे। ये कुल भूमि के 51% पर ये लागू की गई थी, और ये आप देखेंगे तो कुल भूमि के 51% पर लागू जो की गई थी, ये सर्वाधिक सबसे बड़े क्षेत्र पर लागू की थी। उतनी व्यवस्था पहले लागू नहीं की गई थी। तो 51% भूमि पर था, जिसमें मुंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग इन क्षेत्रों में था। असम, पूर्वी बंगाल, मद्रास, मुंबई और कुर्ग उत्तर कर्नाटक का क्षेत्र ये था। लेकिन आगे चल करके पूरे दक्कन के क्षेत्र में लगा दी जाती है, इसलिए इसका दायरा काफी बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़े क्षेत्र पर थी। इसमें एक बात खास थी कि इसमें बिचौलिया वर्ग को समाप्त कर दिया। मतलब आप देखेंगे पहले था कि जो लगान थी वो जमींदार वसूलते थे, जमींदार फिर किसान दे देते थे सरकार को। लेकिन इसमें बिचौलिया वर्ग को हटा दिया गया। इसमें जो बिचौलिया वर्ग जो जमींदार थे उसको हटा दिया गया, और डायरेक्ट जो किसान थे वो क्या करेंगे, वो सरकार को अपनी राजस्व दे सकते हैं। और इसकी जो जमीन है, खेती करे की जो भूमि है, उस पर जो उनका है वो स्वामी मान लिया गया किसानों को, और किसान उस पर उसकी गिरवी वगैरह भी रख सकता है। लेकिन अगर जो किसान जमीन लगान नहीं देता है तो जमीन से उसको वंचित कर दिया जाएगा। भूमि श्रमिक किसान बने, लगान ना अदायगी पर जब्त हो जाएगी। उपज का 1/2 भाग राजस्व था, ये भी याद रखिएगा, उपज का 1/2 भाग राजस्व था। बिचौलिया वर्ग समाप्त, भूमि श्रमिक किसान बने, लगान ना अदायगी पर जब्त, चाहे तो इस पर लोन वगैरह भी ले सकते थे, मतलब कि गिरवी रख करके उनको पैसा मिल सकता था अपनी जमीन को। तो ये व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कर्नल लीड और थॉमस मुनरो 51% भूमि रैयतवाड़ी। आगे चल करके फिर महालवाड़ी व्यवस्था आती है। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये आते हैं महालवाड़ी में, कि इसमें किसानों को भी
किसानों की जगह एक महाल मतलब गांव कह लीजिए, गांव को क्या किया गया, एक मुखिया को उस लगान वसूली के लिए बनाया गया। मतलब एक किसान वगैरह एक मुखिया जो होता है किसान में, गाँव में जैसे देखते नहीं मुखिया होता है, प्रधान जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से उनको दिया गया कि वो क्या करेंगे, लगान वसूली करेंगे और लगान वसूली कर करके क्या करेंगे, वो ला करके सरकार को देंगे। तो इसको बोला गया महालवाड़ी व्यवस्था, जिसके अर्थ था जागीर है या गांव। हाल्ट मैकेंजी जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं। हाल्ट मैकेंजी नदी भी आप कमेंट करके बताइए मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। हाल्ट मैकेंजी महालवाड़ी व्यवस्था जो है उन्होंने शुरू किया है, तो हाल्ट मैकेंजी याद रखिएगा। और गांव के मुखिया से लगान वसूली इसमें की जाती थी। जो मुखिया वो लगान वसूली करेगा, फिर सरकार को दे देगा। लगान तय करने में मानचित्रों का भी पहली बार प्रयोग किया गया। मानचित्र के आधार पर कि ये एरिया ज़्यादा फर्टाइल है, इसका ये किया जाएगा। एक मानचित्र नहीं बनता है, जैसे मैंने एक मानचित्र बना दिया, ये मध्य प्रांत है, ये मुंबई है, ये यूपी वाराणसी पंजाब है, तो उस तरीके से इसमें भी किया गया कि एक मानचित्र के आधार पर लगान वसूली, जो ज़्यादा फर्टाइल है वहाँ पे कुछ ज़्यादा, जहाँ पे कम है वहाँ पर कम। तो कृषकों को भूमि बेचने में गिरवी का अधिकार था। मतलब कि कह सकते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के कुछ अंश भी इसमें शामिल किए गए थे। तो इसका ये लगान की दर घटती बढ़ती भी रहती थी, स्थायी नहीं थी। कुल भूभाग का 30% था, ये याद रखिएगा, कुल भूभाग का 30%, जिसमें यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब था। यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब, इन 3 क्षेत्रों में लगाई गई थी ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे लगान की जो दर निर्धारित की गई है, लगान की जैसे मान लीजिए, तो उसमें होता है था आपको जितनी भी आपको फसल देना है तो आपको इतनी लगान निर्धारित, आपको उतना देना है। उसके बाद में अगर जो आप अधिक उपज करने के लिए अगर जो आप क्या करेंगे कि नगदी फसलों की खेती करना शुरू की गई। नगदी फसलों की खेती करने की वजह से आगे चल करके आप देखेंगे यहाँ पर अकाल वगैरह भी देखने को मिलता है, भुखमरी वगैरह भी आती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो ये हम इसमें देखेंगे, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त की बात हमने की है। तो फिलहाल मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक में लेकर के आऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री में। अब हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह वगैरह के भी जिक्र होगा, क्योंकि जो कृषक आंदोलन है आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी सरकार की नीतियाँ वो सब कृषक विरोधी नीतियाँ बन के उभर रही हैं। इस वजह से क्या होंगे आगे चलकर के कृषक विद्रोह और जनजाति विद्रोह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।